दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में यूपीएससी सीएसई 2021 की आंसर की का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं। तीसरा स्टेटमेंट था, आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। क्या आंसर इसका होगा दोस्तों? 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला, सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। बिल्कुल नहीं, यहाँ आल लगा है, इसको काट दीजिए। और जैसे ये काटोगे, अब काटना शुरू करिए। इसमें आपका पहला ऑप्शन गया, तीसरा गया, चौथा गया, तो बचा क्या? 2 और 3। 2 और 3 में क्या है? सभी अनियत मजदूर नियमतः नियमित कार्य समय और समय ऊपर भुगतान के हकदार होते। बिल्कुल बात सही है। सरकार अधिसूचना के द्वारा या भी निर्दिष्ट कर सकती कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। अगला क्वेश्चन है, उसका बात कर लेते हैं। आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? तो जाहिर सी बात है, पहला, कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि कर दी जाए। नो, क्योंकि मंदी है तो पैसे मार्केट में आएंगे और आने के लिए क्या चाहिए? सरकार ज़्यादा खर्चा करे। तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी वाला, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। सीधे आंसर बोलते हैं, जो ऑप्शन सही है। आगे, अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है यदि इसके स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, तीसरा, वस्तु घटिया किस्म की हो और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे तीसरा वाला ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि वस्तु घटिया किस्म की होगी और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होगी तो ज़्यादा वस्तुओं की वो डिमांड करेंगे, और डिमांड करेंगे तो ये तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इसकी कीमत घट जाए तो कीमत घटेगी तब भी लोग ज़्यादा मांग करेंगे। तो 3, 4 तो पक्का सही होगा। और 3, 4 जिसमें है तो ये काट दीजिए पहला वाला, और काट दीजिए 3, 4 किस में आया, यानी डी कट गया। तो बचा कौन? 2, 3, 4, 1, 3, 4। इसमें पहला देख लेते हैं, इसके स्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, ये भी बिल्कुल सही है। तो सही जवाब क्या जाएगा? 1, 3, 4। 1, 3, 4 बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। ये अंग्रेजी में है, अंग्रेजी में ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। अगला, भारत में सहकारी बैंकों के संदर्भ में विचार कीजिए। राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका स्थानीय मंडल इनका आप सुपरविजन नहीं करते, ये पहला काट दीजिए। दूसरा, वो इक्विटी शेयर और अधिमांश शेयर जारी कर सकते, यस। दूसरा, उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 के कार्यक्षेत्र में लाया गया। तो यहाँ पर 2 और 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला, भारतीय सरकारी बांड प्रतिफल एल्ड्स के संदर्भ में विचार कीजिए। यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व की कार्रवाई प्रभावित करती है। भारत में पूछ रहा, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई ये भी प्रभावित करती है। मुद्रास्फीति एवं अल्पावधि ब्याज दर ये भी प्रभावित करेगी। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पूछ रहा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कौन कौन शामिल होता है? पहला, विदेशी मुद्रा समप्रवर्ती बांड, ये इसमें शामिल होता है। दूसरा, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश ये भी शामिल होता है। 10% के ऊपर वाला शर्त लगा दिया गया, इसी को संस्थागत इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो ये भी शामिल होता। और तीसरा, वैश्विक डिपॉजिटरी प्राप्तियां, ये भी शामिल होता, लेकिन जो अनिवासी विदेशी जमा होता है ये इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो दोस्तों इसका आंसर क्या बनेगा? 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। अगला, किसी मुद्रा का अवमूल्यन का प्रभाव यह होता कि वह अनिवार्य रूप से विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों में प्रतिस्पर्धा, क्योंकि रुपये का मूल्य घटाया ही दिया जाता, इसीलिए कि निर्यात बढ़े, और निर्यात बढ़ेगी तो घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मक कंपटेटिवनेस ज़्यादा आएगा, ये इसमें पूछ रहा। दूसरा, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है। नो, विदेशी मूल्य इसमें क्या होता? घटता है। तो 2 को काटिए, 1 गया, 1 गया। बचा कौन? व्यापार संतुलन में सुधार लाता। कोई ज़रूरी नहीं कि व्यापार संतुलन सुधरे ही, तो ये भी गलत। तो इसमें बचा क्या? ओनली 1। इसका आंसर ओनली 1 हो जाएगा। आगे आते हैं,
अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में काले धन के सृजन के लिए निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है? तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, यानी से टैक्स लोग बचा लेते हैं, कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति यानी महंगाई जनक हो सकता है? तो कौन सा कारक हो सकता है? पहला, सार्वजनिक ऋण की चुकौती, अगर चुकौती होती तो इसमें पैसा जाएगा, मुद्रास्फीति नहीं आएगी। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना, जनता से उधार तब भी पैसा आ रहा। घाटे बजट के विनियमन के लिए बैंकों से उधार लेना, तब भी पैसा आ रहा। तो इसमें प्रमुख आपका क्या हो जाएगा, ये मुद्रास्फीति का मतलब ही हुआ कि जनता की जेब में पैसा जाना चाहिए। वो कब जाएगा, जब बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करके बाजार के मार्केट में उतारा जाएगा। तो इसका आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा, इसको मनी मल्टीप्लायर कहा जाता, और मनी मल्टीप्लायर यम बराबर होता है 1/r। 1/r का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कैश रिजर्व रेशियो है। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब हुआ अगर इसको ज़्यादा किया गया तो बैंकों के पास जो अपनी को यानी उसमें तिजोरी में पैसा उनको रखना होता है वो कम रखना पड़ेगा। अब उनकी तिजोरी का पैसा कम रखेंगे तो पैसा जो बचेगा वो कर्ज के रूप में जनता में जो यानी क्या घुमाएंगे। तो इससे क्या होगा, लोग चाहे अनचाहे ब्याज दर डाउन होगी और सीधे बैंक तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो जाएगी और ज़्यादा कर्ज लेंगे, और कर्ज लेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर गतिविधियां भी बढ़ेंगी। तो इसका अब सीधा आंसर इसका बताते हैं। आंसर इसका क्या निकला, इसका आंसर ये निकला, इसका आंसर निकला क्या, कहाँ गया, हाँ इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर ये आपका हो जाएगा सी वाला, लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि हो जाएगी। अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि किन कारणों से होती है? तो विस्तारवादी नीतियाँ, बिल्कुल बात सही। राजकोषीय प्रोत्साहन, ये भी होता। उच्च क्रय शक्ति, तो 1, 2, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले पे आइए, अगले क्वेश्चन पे विचार करते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जो तीसरा स्टेटमेंट है इसको गलत करिए। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का भारतीय रिजर्व एवं बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया जाता है, गलत है। और जैसे 3 को काटिएगा वैसे 1, 2 बिल्कुल सही आंसर। 1, 2 स्टेटमेंट रीड कर लीजिए कि खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोषीय बिल, ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बांड में निवेश कर सकते, बिल्कुल बात सही है। बातचीत से तय लेन देन प्रणाली, आर्डर मिलान, निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, आर्डर मैचिंग भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। यहाँ पर आंसर पता चली गया होगा। अगला, वाटर क्रेडिट के संदर्भ में विचार करना है। यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्तीय साधनों को लागू करता है। यस, यह वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा विश्व बैंक के तत्वाधान में लाया गया। 9, 2 को काटिए, 1 कटा, 1 कटा, 1 कटा, बचा कौन? 1 3 लगाओ, आगे बढ़ो। तो 3 क्या, इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सब्सिडी के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामर्थ्य बनाना है। अगला क्वेश्चन, भारत में अंतिम उधारदाता लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के रूप में समानता निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना, अस्थायी संकट के समय बैंकों के चल निधि उपलब्ध कराना, और तीसरा बजटीय घाटों के वित्तयन के लिए सरकारों को ऋण देना। तो यहाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अस्थायी संकट है तो ये नहीं होगा। और 2 को काटिए, 2 को काटोगे, 1 कटा, 1 कटा, 1 कटा, सीधे आंसर पे आप गिरोगे ओनली 3, केवल 3 आंसर होगा कि बजटीय घाटों की वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना, बाकी ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेज साधन उपलब्ध कराती है? इलेक्ट्रॉनिक्स पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार, रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि का पारिस्थितिकी प्रबंधन, निम्नीकृत भूमि पर कृषि फसलों की खेती का संधारणीय व्यवहार, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में पर्यावरणीय प्रभावाकलन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला वाला, केवल 1 सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ताम्र प्रागलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है? हमने ऐसे क्वेश्चन जब करवा रहे थे तो आपको कुछ चीज़ें बताई थी। क्या बताया था कि ऐसे क्वेश्चन जब आ जाएं तो जब भी टेक्नोलॉजी का
टेक्नोलॉजी का जब भी क्वेश्चन हो, कोई चिंता का कारण बताया जाए, आंख बंद करके आता हो या नहीं आता हो, जय श्री राम लगा देना, ऑल ऑफ द अबव, उसके अलावा कोई आंसर हो ही नहीं सकता। तो इसमें भी पूछा चिंता का कारण क्या है, तो इसको आप रीड भी ना करते, तुरंत 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, इसमें सही हो जाएंगे। इसके अलावा और कोई आंसर होगा ही नहीं। भट्टी तेल फर्नेस ऑयल का उपयोग, फिर यहाँ उपयोग पूछा है तो इसका भी आपको लगा देना तीनों। ये तेल रिफाइनरी का एक उत्पाद है, सही है। कुछ उद्योग इसका उपयोग पावर उत्पादन में करते हैं, भी बात सही है। इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता, तो यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्लू कार्बन क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया था महासागरों तटीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रागैहित कार्बन, यही इसका पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा, प्राकृत में निम्नलिखित में से किस जीवों को के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है, तो इसमें किसकी है, तो फंड हो नहीं सकता, तो एक काटिए, एक कटा, और इसके बाद कौन कटा, डी कटा। दोनों में कॉमन तो 2 तो होगा ही। तीसरा देख लीजिए मास के लिए भी ज़रूरत नहीं, तो इसका आंसर जाएगा सी, 1 2 और 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा, फिर निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है, तो जो किया जाता है उसका नाम है लेमन घास। लेमन घास का प्रयोग किया जाता। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। महासागरों के आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पाद कौन है, तो प्राथमिक उत्पाद इसमें कौन, डाइटम होता है, फोरी में निफेरा होता है, तो 2 3 इसमें आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जाएगा बी। अगला फिर पूछ रहा कि जीव परभक्षियों के पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद अंगों की रक्षा कौन करता है, तो इसमें कौन ये रक्षा करता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर अभी नहीं मिला हमको, आप लोग बताइएगा क्या इसका आंसर है। आगे आइए, वनों पर निवार को घोषणा पत्र आया, उसके संदर्भ में विचार करवा रहा है कि 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया, बिल्कुल बात सही है। इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया, ये भी सही है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय बाध्यकारी बाइंडिंग घोषणा पत्र है, गलत, ये वॉलंटरी है, नॉन बाइंडिंग है, तो यहाँ ये गलत हो जाएगा। और जैसे 3 को गलत करोगे, ये निपटा, बचा कौन, चौथा भारत इसके प्रारंभ के समय हस्ताक्षर करता देश है, और चौथा यह सरकारी बिग जो कंपनियां हैं देसी समुदायों द्वारा समर्थित है, तो इसका आंसर होगा 1 2 4 यानी ए ऑप्शन। तंत्रिका अपहरास, इसको न्यूरो डिजेनरेटिव समस्याओं के उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट जो पार्टिकल हैं पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किनसे उत्पन्न होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में हमने आपको भी सिखाए थे, जय श्री राम लगाइएगा। जहाँ यूज पूछा जाए या पूछा जाए इसकी चिंता क्या क्या है, तो आप कुछ चिंताएं जानते हैं, इसका आंसर होगा 1 2 3 4 5 सारे के सारे, तो सारे इसके आपके क्या हैं, इसमें आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और कोई आंसर हो नहीं सकता। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी फीडर है, ये क्वेश्चन सीप है, ओएस्टर, ये पूछा है एनसीईआरटी से बेसिक क्वेश्चन है, पूछा है। निम्नलिखित में से जैव भू रासायनिक चक्रों में किसमें चट्टानों का क्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत क्या है, तो वो है फास्फोरस चक्र। निम्नलिखित में से कौन से जीव अपराधहारी होते हैं, तो अपराधहारी कौन से होते हैं, तो इसमें जेली फिश काट दीजिए, और जैसे 2 काटोगे ए निपटा, लास्ट वाला भी निपट गया 2 काटने पर, बचा कौन, 1 3 5, 1 3 5 ये बिल्कुल सही होगा। कौन, एक है केचुआ है, 3 मिलीपार्ड है, उसके बाद 5 कौन, उडलाइस है। ये सभी क्या कहलाते हैं, अपराधहारी कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूनेप द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को किस लिए विकसित किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिन्ह का आकलन करने के लिए, तो इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा। अगला 30, निम्नलिखित समूहों में से किन में ऐसी जातियां होती जो अन्य जीवों के साथ सहजीवन संबंध बनाती हैं, तो इसका जय श्री राम, सहजीवन संबंध, जय श्री राम लगाइए, 1 2 3, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 डी। आगे आइए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यह कच्छ पघात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। सही बात है, यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। ये भी सही है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना नहीं। यहाँ 3 को काटिए और जैसे 3 को काटेंगे ये भी गया, ये भी गया। चौथा स्टेटमेंट, इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। ये बिल्कुल बात सही, तो आंसर होगा सी। 1 और 4 बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। इसका नाम है धौलावीरा। क्या नाम है? धौलावीरा। अगले आइए, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन दिया भरूच, अगला दिया चिकागोर, तीसरा तिरुचिरापल्ली। तो इसका आंसर होगा पहला केवल कहाँ, ये भरूच में स्थापित किया गया था। ये बेसिक एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला, गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक का उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? तो इसमें कौन था? तो आप आइए, यहाँ कौन कौन का शासन था? तो मालवा के परमार थे, थानेश्वर के पुष्यभूति थे, कन्नौज के मौखरी थे, उसके बाद यादव ये काटिए, और वल्लभी गुजरात के थे, ये भी काटिए। 5-6 जिसमें दिखे उसको निपटाइए। ये निपटा, उसके बाद ये निपटा, उसके बाद 1 3 4 6, 1 3 4 6, 1 3 4 6, 1 3 4 6, 1 3 4 6, इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले पे आइए, पुर्तगाली लेखक नूनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? तो ऐसे क्वेश्चनों में आप जो ऑल ऑफ द अबव पे जाया करिए, क्योंकि इसमें कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवाणी सब कुछ में ये क्या थी, जो 4 लिखा, ये सब में निपुण थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ऐसे क्वेश्चन तो आपको करने ही करने। आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो ये क्वेश्चन कठिन था। पिंगल वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया। नो। पट्टाभ सीतारामैया ने यहाँ से आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये क्वेश्चन का आंसर होगा सी। ऐसे क्वेश्चनों में आता हो तभी रिस्क लीजिए, अन्यथा माइनस में पहुँचेंगे। अगला, बुर्जों शैलकृत देव मंदिर। नो। अब ये समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जब मंदिर के साज पाए ही नहीं गए तो इसको सीधे निपाटिए। 1 निपटा, ये निपटा, ये निपटा। 3 तो पक्का सही है। गरेश्वर, ताम्र कलाकृतियाँ, चंद्र केतुगर, टेराकोटा कला। तो ये आपका क्या है? इसका आंसर केवल क्या होगा? इसका आंसर केवल 3 होगा। बाकी ये टेराकोटा कला ये भी गलत है, तो आंसर केवल होगा इसका सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भगोरे ख्वारिज़म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। ये बिल्कुल बात सही है। दूसरा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। अगला, विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुँचा था। नहीं। यहाँ पर ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है। एक गया, एक गया। एक तो बिल्कुल सही था और दूसरा भी सही है, तो आंसर होगा बी। एक और तो सही है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला पूछ रहा है कि सेंट फ्रांसिस जेवियर जेसुइट ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में एक हैं। दूसरा, सेंट फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई थी और यहीं पर उनका गिरजाघर। नो, ये काट दीजिए, एक सही है। तीसरा, गोवा में प्रतिवर्ष एक संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। सही है, तो इसका आंसर होगा 1 और 3, इसका होगा सी। अगला, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिताक्षरा ऊंची जात की सिविल विधि थी और दाय भाग निम्न जात की सिविल विधि। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाय भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती, जबकि दाय भाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। अब यहाँ केवल शब्द लगा, इस शब्द का अगर एक्सट्रीम पे जाएं तो ये 3 को काट दीजिए और 3 को ये काटेंगे तो आपका क्या कट जाएगा? ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 दोनों में है, तो ये 2 तो बिल्कुल सही होगा। पहला, मिताक्षरा उच्च जात की सिविल विधि थी, जबकि दाय भाग निम्न की सिविल विधि थी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों सही है। आगे आते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास में भवभूति, उसके बाद छिमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो ये क्या थे? नाटककार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले पे आते हैं,
अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई, ये गलत है। 1935 में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान प्रावधान किए गए, ये 2 वाला बिल्कुल सही है। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका पहला हो जाएगा कि AI इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, यही बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर कंटिन्यू करते हैं। इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंधित था? तो ये मोहनदास करमचंद गांधी था। एक काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन था। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में, तो छोटा पहले सबसे पहले क्या आएगा? परगना आएगा, फिर सरकार आएगा, फिर सूबा आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, परगना, सरकार और आपका सूबा। अगला, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थी जो बाद में बेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना गया? ईश्वरचंद विद्यासागर। अगला, औद्योगिक में भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं। ये सब किसके थे? तो डी आंसर, आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारी के रूप में काम किए थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में विचार कीजिए। हैदराबाद राज्य से अरकोट की निजामत का उदय हुआ। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। रोहिलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी के द्वारा राज्य क्षेत्र हुआ। 9 तीसरा काटिए और तीसरा काटिए, तो काटते काटते क्या होगा? एक कटा 2 तो पक्का सही है। और इसमें एक वाला कह रहा कि हैदराबाद राज्य से अरकोट की निजामत का उदय हुआ। 9 अरकोट की इसका उदय नहीं हुआ था। इसका आंसर होगा ओनली 2। अगला, ये अजंता गुफाएं बघोरा नदी की घाटी में स्थित है। सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में। पांडुलेना देव गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में। अमरावती गोदावरी। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही पूछ रहा केवल पहला वाला, क्योंकि बघोरा नदी घाटी में स्थित है, बाकी गलत है। अगला, यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। 9, ये पहला वाला हो गया गलत, क्योंकि यूनिसेफ नहीं बल्कि यूनेस्को के द्वारा ये घोषित किया गया है। तो यहाँ पर पहला गलत हो जाएगा। सेकंड सही, पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग की गई कि राष्ट्रभाषाओं में बंगला को भी शामिल किया जाए। तो इसका आंसर होगा ओनली टू आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्थायी कृषि पर्माकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है? तो इसमें 2 वाला दृष्टिगोचर एक परिघटना बिल्कुल नहीं होती, गलत है। और 2 को काटिए तो ऑप्शन क्या कहा गया? ये गया तो बचा कौन? बचा आपका इसमें कौन? तो बचा केवल ए 4 ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अस्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है, परंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धन कृषि पद्धति की प्रधानता होती। 9, ये भी गलत है। पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना अस्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं, ये भी गलत है। पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्धशुष्क क्षेत्रों में आसानी संभव, किंतु ऐसे क्षेत्रों में अस्थायी कृषि इतनी आसानी संभव नहीं, ये भी गलत है। केवल इसमें सही पूछा है तो ओनली 4, केवल 4 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 4, सी आंसर होगा। अगला, पाम ऑयल के बारे में पूछ रहा। पाम ऑयल जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, ये गलत है, क्योंकि अफ्रीका में पाया जाता है। ये काटो, आंसर बचेगा 2 और 3। यानी पाम जो ऑयल है लिपस्टिक व इत्र बनाने वाले में भी इस्तेमाल होता उद्योगों के लिए। पाम ऑयल का उपयोग जैव डीजल के रूप में भी किया जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं जो सीधे सिंधु नदी से मिलती हैं। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? तो इसका नाम है सतलुज। कौन सी नदी है भाई? सतलुज। भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल, खाटू किनके नाम है? तो डिडवाना नाम से पता चल गया, ये नमकीन झील है, लवण झील के उदाहरण है। अगला, निम्नलिखित में से कौन नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती हैं? तो कौन सी निकलती हैं? तो इसमें बंसधारा और नागावली निकलती, बाकी नहीं। तो आंसर बनेगा 2, 4, यानी इसका आंसर होगा बी। 2, 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पैसिफिक सागर आयोग ग्लोबल कमीशन अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र स्तरीय सीबेड खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है? जी नहीं। इसके लिए
इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है, तो पहला हुआ गलत, तो पहला हुआ गलत, तो काटना शुरू करिए। ये कटा, एक ये सी कटा, ए कटा, तो आंसर क्या बचा बी। बी 2 और 3 बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया। दुर्लभ मृदा खनिज, रेयर अर्थ मिनरल अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र आधारस्थल पर पाए जाते हैं, सही है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जलदक्ष वाली फसल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाजरा। इसका आंसर क्या होगा, बाजरा। अगले पे आइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक गर्म होते हैं, बिल्कुल बात सही। क्यों गर्म होते, आप व्यापारिक पवन की वजह से। शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाता है, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों। 1 और 2 दोनों सही है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। जलवायु अनुकूल कृषि, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के संदर्भ में विचार करना है। भारत में जलवायु स्मार्ट कृषि दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा द्वारा संचालित एक परियोजना है, बिल्कुल बात सही है। CEAFS परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान युक्त परामर्शदात्री समूह के अधीन संचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है। भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय शुष्क जो अनुसंधान केंद्र एक्रिसिड जिसे कहा जाता है वो भी स्थित है, तो इसका आंसर होगा डी। 1 और 1 2 3 तीनों सही है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला पूछ रहा, लीफ लिटर किसी अन्य जीवों बायोम की तुलना में तेजी से विघटित होता है और इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह प्राय अनावृत होती रहती। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते जो आरोहण के द्वारा या अधिपादप के रूप में, यहाँ जैसे एपिटाइट आया, कैनोपी आई, वैसे आप सीधे आंसर इसको लगाइए। इसका आंसर होगा डी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। आगे आइए, अगला देखिए। सामाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास समानता एक या एकाधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थितियां निम्नलिखित में से क्या हैं, तो यहाँ पर आपकी आग भी लग सकती, चलने वाले तृण भक्षी पौधे, मौसमी वर्षा, मृदा के गुण, ये 5वां काटिए, ये नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा कौन सा, यानी ये आपका 2 3 4, ये बिल्कुल आंसर सी होगा। अगला, पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में विचार कीजिए। नदियों और झीलों की जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, ये गलत है। दूसरा, ध्रुवीय हिमछद और हिमनदों की तुलना में जल की मात्रा ये अंडरग्राउंड वाटर ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर होगा केवल 2 बी वाला। आगे आइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोरिंगा एक फलीदार सदा पर्णी वृक्ष है, नो। यहाँ सीधे सदा, यहाँ आपका दिमाग नाचना चाहिए, बत्ती जलनी चाहिए। शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, तो ये को काटिए, और जैसे एक को काटेंगे तो आंसर सीधे मिलेगा ए कटा, ए कटा, ए कटा, बचा कौन, बी। 3 4 5 बिल्कुल सही है कि भारत में अधिकांश इमली लघु वन उत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है, बिल्कुल बात सही है। भारत इमली और मोरिंगा के बीच निर्यात करता है। अगला, भारत इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात करता, बिल्कुल बात सही है। तो ये आपका 3 4 5, 5वां मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के लिए किया जाता है। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है, तो ये किसका अपक्षय है, ए फिजर ज्वालामुखी चट्टान, बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुनः संयोजित रिकम्बिनेंट विक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन वैक्सीन के विषय में आनुवंशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल बात सही है। जीवाणुओं विषाणुओं का प्रयोग रोगवाहक के रूप में किया जाता है, ये भी सही, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। अगला, आनुवंशिक रोगों के संदर्भ में विचार करना है, तो यहाँ पर भी 1 और 2 दोनों सही होगा। पहला आंसर ऑप्शन दिया गया कि अंडों के इन विट्रो निषेचन से या तो पहले या बाद में सूत्र कणिका प्रतिस्थापन माइटोकांड्रियल रिप्लेसमेंट चिकित्सा द्वारा शुद्ध कणिका रोगों माइटोकांड्रियल डिजीज को माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है, बिल्कुल बात सही है। किसी संतान में शुद्ध कणिका रोग आनुवंशिक रूप से पूर्णतः माता से जाता है, ना कि पिता, ये भी सही, तो इसका आंसर होगा डी। अगला, वालगार्ड 1 और वालगार्ड 2 प्रौद्योगिकी का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है, तो इसका आंसर होगा बी, आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसली उत्पादों का किसके लिए, विकास में। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा, किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पे निर्भर करता, तो इसका आंसर होगा 1 2 3, यानी इसका आंसर होगा डी, तीनों पे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पूछ रहा, संश्लेषित
किसको संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता, तो ये विषाणु को नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर होगा 1 और 2, पहला वाला इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडेनोवायरस में एकल तंतु डीएनए जीनोम होते हैं, जबकि रेट्रोवायरसों में यानी जो डबल डीएनए जीनोम होते, ये हो गया गलत। दूसरा सही, कभी कभी समान जुकाम एडेनोवायरस के कारण होता जबकि एड्स रेट्रोवायरस के कारण होता। तो 2 वाला क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। जब किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोला जा सकता है जल में, क्यों? क्योंकि यह इसकी प्रकृति कैसी होती है, द्विध्रुवी होती है। अगला, रोड्स यानी सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां एलईडी बत्तियों से किस प्रकार होती हैं? भिन्न। पहला ऑप्शन दिया गया, सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती, जबकि एलईडी बत्तियों में ऐसा नहीं होता, बिल्कुल बात सही है। अगला, सड़क की बत्तियों के रूप में एलईडी बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अवधि अधिक है, ये गलत है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णीय होता है, जबकि एलईडी बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ण सुविधाएं प्रदान करती है, भी सही है। तो इसका आंसर होगा 1 और 3। अगला, AC2 का पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? तो ये विषाणु रोगों के प्रसार में, इसका आंसर होगा डी। अगला, बिस्फेनॉल ए जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किसकी वजह से फैलता है? पॉलीकार्बोनेट का प्रमुख घटक है। निम्नलिखित में से किसमें ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसाधन सामग्री यानी डी आंसर। अगले देखते हैं, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्योंकि इसका आंसर डी हो जाएगा, प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान रहती है। अगले वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से भिन्न है। पहला, जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपर है, संप्रभु है, किंतु भारत में ऐसा नहीं है। दूसरा, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं, बिल्कुल बात सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों होगा। संघ सरकार के संदर्भ में विचार करना है। एन गोपालास्वामी अयंगार समिति ने सुझाव दिया था, किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल बात सही है। दूसरा, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में निजता का अधिकार रिपीट हो चुका है, ये अनुच्छेद 21 में है। पुट्टा स्वामी केस याद करिए। अगला, 80 निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता, बिल्कुल बात सही है। 1991 में लोकसभा चुनाव में श्री देवी लाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, ये गलत है क्योंकि 1989 में चुनाव लड़े थे 3 जगहों से। तो ये आपका काटिए, 2 काटिएगा, ये कटा, तो बचा क्या? पूछ रहा क्या सही है? तो ये आपका सही है। और तीसरा भी सही है कि वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव का खर्च उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया, बशर्ते यह सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ हो। तो 3 भी क्या है? गलत है। तो 3 बिल्कुल एक खर्च उठाना उसे नहीं पड़ता, तो 3 को काटिए, ये भी गया, तो बचा क्या? बचा आपका केवल पहला वाला, ये सही है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओनली पहला वाले में क्या था? पहला वाले में था हाँ कोई कानून नहीं है 3 रोके, तो ये आंसर क्या? हाँ ये आपका कानून है। यहाँ पर आपका RTI राइट टू पीपुल्स RPA एक्ट 1950 हुआ, 1951 बनाया गया। तो ये आपका बात यहाँ गलत हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा इसका आंसर सही होगा केवल बी वाला। आगे बढ़िए, अगले वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 81 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सार का अधिकार एक सम्मत मानव अधिकार तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। सार का अधिकार सार के प्रत्येक निवासी को सार में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने में सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। सार का अधिकार का आशय है कि राज्य सार की अनधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर होगा
इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 2 और 3। 2 और 3 बिल्कुल सही है, बाकी ये गलत है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और इसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाना कि जेल में, ये हुआ गलत। और पूछा है क्या सही है, तो सेकंड वाला सही है कि न्यायालय हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर होगा केवल 2 वाला सही होगा। भारत के संदर्भ में विचार कीजिए। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह इसके अधिकार का मामला बन जाता है। तो ये आपका पैरोल इससे नहीं होगा। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों ने अपने नियम बनाए, ये सही है, तो इसका आंसर होगा केवल 2 वाला। अगला, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन मंत्रालय जिम्मेदार है, तो ये है जनजाति मंत्रालय। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लंघन होता है? अनुच्छेद यानी कि इसका उल्लंघन 32 का 32 हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता जो यह दर्शाती कि उसका स्वरूप क्या है? संघीय है, तो इसका पहला, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो इसका आंसर होगा बी वाला। बी वाला बिल्कुल बात सही है कि एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं प्रशासन करें, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखें, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करें तथा अपनी जीविका के संसाधनों को सुरक्षित करने का अधिकार रखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में विचार करना। भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। बिल्कुल बात सही है। भारत के किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में। तो अभिलेख न्यायालय दोनों हैं, 129 में सुप्रीम कोर्ट, 215 में हाई कोर्ट, तो दोनों इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। भारत के संदर्भ में विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता, नहीं, भारत में ऐसा नहीं है। अगर नागरिकता प्राप्त कर लिए तो भारत का क्या आप राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष बन सकते। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उससे नहीं छीना जाएगा, ये भी गलत। तो ओनली 1 इसका आंसर होगा, केवल 1 वाला। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो वो है इलेक्टेड सरकार, निर्वाचित सरकार। आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? ये करता है किसका? आर्टिकल 38 में बताया गया, और ये है डीपीएसपी। आंसर होगा इसका बी। अगला वाला, भारत के संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो ये है 44वें संविधान संशोधन से इसको 300A में डाला गया, और ये किसी भी व्यक्ति को विधिक अधिकार देता है। तो इसका आंसर होगा विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। अगला, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो 42वें संविधान संशोधन से अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष 3 शब्द ऐड किए गए, तो 3 हटा दीजिए। तो कौन कौन इसका? ये पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, ये काटिए, तो आंसर क्या बनेगा? बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला आइए, संवैधानिक सरकार, ये कई बार पूछ चुका है, तो इसका आंसर होगा डी। कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से बंधी हो उसी को संवैधानिक सरकार या इसी को सीमित शासन के नाम से जाना जाता है। तो सीमित शासन या संवैधानिक सरकार। भारत के संदर्भ में हल्बी हो और कोई पद किससे संबंधित हैं? तो ये दोस्तों संबंधित हैं जनजाति भाषा से। आंसर होगा डी। अगला, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार के संदर्भ में विचार करना है। तो इसमें ये 5 पुरस्कार एक साल नहीं दिए जाते, ये गलत है। दूसरा, पहला वाला भी गलत है। पहला वाला पूछ रहा है कि 18(1) से संबंध है, ये भी गलत है। इसका केवल एक बार सस्पेंड किया गया 1977 में, उसके बाद दिए जा रहे हैं। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा कौन सही नहीं है, तो आंसर होगा 1 और 3। सही पूछता तो के इसमें वो हम लगाते। तो ऑप्शन भी बहुत ध्यान से रीड करिए। 97 क्वेश्चन पूछा,
कि संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि और आर्बर डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को विश्व के 2020 वृक्ष नगर की मान्यता प्रदान की। ये हुआ गलत, क्योंकि यूनिसेफ के द्वारा ये किसके द्वारा दिया गया, ये इसके द्वारा नहीं, FAO के द्वारा दिया गया। पहला हुआ गलत, और पहला हुआ गलत तो शहरी वनों को बढ़ाने और संपोषित करने के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए हैदराबाद का 1 वर्ष के लिए इस मान्यता हेतु चयन किया गया। ये हुआ बिल्कुल सही, तो ये सही नहीं है, परंतु आर सेकंड वाला सही है। वर्ष 2000 में प्रारंभ किए गए लारियस विश्व खेल पुरस्कार के संदर्भ में विचार करना है। अमेरिकी गोल्फ प्लेयर टाइगर वुड्स इस पुरस्कार के सर्वप्रथम विजेता थे। पहला, अब तक यह पुरस्कार अधिकतर फार्मूला 1 के प्लेयर्स को मिला है, बिल्कुल बात सही है। अन्य खिलाड़ियों की तुलना में रोजर फेडरर को यह पुरस्कार सर्वाधिक बार मिला, ये भी बात सही है। तो इसका आंसर होगा 2 और 3। क्या होगा? 2 और 3 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले की ओर चलते हैं। 32, ग्रीष्म ओलंपिक के संदर्भ में विचार करना। इसका ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य एक नई दुनिया न्यू वर्ल्ड गलत है। इस ओलंपिक में स्पोर्ट, क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे, बेसबॉल ये शामिल किए जाते हैं, तो ये आंसर होगा सही। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली 2। अगले आइए, ICS वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में विचार कीजिए। अंतिम दौर में पहुंचने वाली टीमों का निर्धारण उनके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पर किया जाता है। अगला, दूसरा, न्यूजीलैंड का स्थान इंग्लैंड से ऊपर था क्योंकि उसने इंग्लैंड की तुलना में अधिक मैच जीते हैं। तो यहाँ पर ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। तो आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। तो इस प्रकार आपका क्या हुआ, क्योंकि फाइनल किससे हुआ था? फाइनल भारत व इंग्लैंड के बीच हुआ था। तो यहाँ पर आपका दोनों स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। तो इसका आंसर क्या होगा? ना तो 1 ना तो 2। आंसर क्या होगा? इसका डी होगा। तो ये रहा डिस्कशन। हमने कोशिश किया कि आपको बहुत सटीक और रिलेवेंस आंसर की दे, लेकिन हर बार 6-7 क्वेश्चन का तो यूपीएससी से हर एक की आंसर की से वेरिएशन होगा, तो हम भी इससे कोई बचे हुए नहीं है। तो माफ़ करिएगा अगर 2-3 क्वेश्चन में कोई हमने ऐसा आपको लगता हो कोई दूसरा आंसर हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।